वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी, तुम्हारा बचने का एक ही चांसेस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटे तुम 10-10 आदमियों को नाम नाम सोच लो। जब हम सर अकेले गए तो 10-10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे, जब यहाँ करके रहने वाले है नहीं, हम तो कहाँ से सोचे नाम। नमस्कार दोस्तों, अभी जो कुछ सेकंड का एक बयान सुना, एक शख्स का, एक युवक का जो संभल के अस्पताल में 3 दिन पहले तक भर्ती था। उस युवक ने जो कुछ कहा, डरते हुए, रोते हुए, आसपास देखते हुए, उस युवक की जुबान से निकली बातें इस बात का सबूत है कि किस तरह से संभल में हिंसा के बाद जो युवक पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, घायल हुए, अस्पताल में हैं, जिनका इलाज हो रहा है या पुलिस की कस्टडी में हैं, उन पर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है। एक लड़का जिसका नाम अजीम है, वो न्यूज़ लॉन्ड्री के कैमरे पर कह रहा है, अवधेश कुमार न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बात की थी 3 दिन पहले, न्यूज़ लॉन्ड्री के कैमरे पर कह रहा है कि वो लोग कह रहे थे कि तुम्हें झूठी तहरीर देनी होगी। वो लोग मतलब पुलिस वाले, तुम्हारे बचने का एक ही चांस है, 10-10 आदमियों के नाम सोच लो। और वो लड़का रो पड़ता है कि जब हम यहां के रहने वाले ही नहीं हैं तो 10 के नाम कहां से सोच लें। और जब वो लड़का बयान दे रहा है कैमरे पर, मतलब उससे बातचीत कर रहे अवधेश कुमार न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर, तो अस्पताल में, उस सरकारी अस्पताल के वार्ड के दरवाजे पर पुलिस वाले दिख रहे हैं। वो लड़का और उसके साथ जो उसके परिवार की 2 महिलाएं हैं, बहन है और मां है शायद, वो उसे ढाढ़स बंधा रही और तब किसी ढंग से 2 मिनट या 3 मिनट वो बातचीत कर पाया है, क्योंकि उसे डर है कि पुलिस वाले जो वहां देख रहे हैं उसकी मौजूदगी में वो बोले कैसे कैमरे पर। इसी तरह से इस लड़के के बयान से अब कुछ कहने की जरूरत बच गई क्या? बीते 4-5 दिनों से बहुत सारे लोग, कुछ रिपोर्टर्स, कुछ सोशल एक्टिविस्ट, कुछ जो ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं कि संभल में सर्वे के बाद, दूसरी बार सर्वे के लिए जो टीम गई थी 24 तारीख को, और जब सर्वे के लिए टीम गई थी और जिस ढंग से संभल की गलियों से जय श्री राम के नारे की गूंज के साथ सर्वे की टीम मस्जिद तक गई थी और अलग अलग चौराहों से गुजरती हुई लौटी थी, और उस दिन जो तनाव हुआ, जिसमें हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस की तरफ से गोलियां चली, वो सारी तस्वीरें हमने देखी है। बात यह है कि यूपी पुलिस ये कहने और मानने को तैयार नहीं है कि पुलिस ने गोलियां चलाई। कई दिनों तक इस पर छिपा छिपी का खेल चला। क्या ज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई? उपद्रवियों की तरफ से ही गोलियां चली, पत्थरबाजों की तरफ से गोलियां चली, और आपसी गोलीबारी में वो 4 लोग मर गए, जिन 4 लड़कों के नाम लगातार 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, नईम, बिलाल, कैफ और अयान। हालांकि कुछ लोग कहते हैं 5 की मौत हुई और कुछ घायल हैं। उन्हीं घायलों में से एक ये अजीम है, जिसके पैर पर जख्म है। उसके परिवार वालों का कहना है कि उसे गोली लगी है, पैलेट या गोली, इसकी पुष्टि हॉस्पिटल या सरकारी तंत्र अभी करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस तो ये मान ही नहीं रही है कि उसने गोली चलाई है। लेकिन इसका ये कहना अजीम का, ये बहुत बड़ी बात है एक सबूत के तौर पर, कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम 10 आदमियों के नाम लो। और ऐसे यूपी पुलिस का यह तरीका है, यही मोडस ऑपरेंडी है कि ऐसे मामलों में जहां दंगे के आरोप मुस्लिम युवकों पर या मुस्लिम भीड़ पर हो, जहां ऐसी घटना, ऐसी हिंसा, ऐसा हंगामा हो, उसमें कैसे टारगेटेड ढंग से लोगों को फंसाया जाए, पकड़ा जाए, और उसके बाद एक को पकड़ के 10 को और आरोपी बनाया जाए, उसके बयान लिए जाए। यही वो लड़का कह रहा है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे एक और लड़के का बयान भी न्यूज़ लॉन्ड्री ने दर्ज किया। मैं चाहता हूं वो बयान भी आपको दिखाऊं। पहले इस लड़के का पूरा बयान आप सुनिए, गौर से सुनिए। एक अस्पताल में भर्ती लड़का जो हॉस्पिटल में बेड पर इलाज करा रहा है। हालांकि अभी कुछ देर पहले मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर अवधेश कुमार से बात की, तो अवधेश कुमार ने बताया कि इस लड़के को और एक दूसरा लड़का और है हसन, उन दोनों को, दोनों जख्मी हैं, दोनों को अब मुरादाबाद के TMU हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि ये वीडियो वायरल होने के बाद, अजीम और हसन का वीडियो वायरल होने के बाद, जिसे अखिलेश यादव जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद यूपी प्रशासन में हड़कंप है और पुलिस वाले उसके बाद अब ज्यादा सतर्क हो गए कि किसी तरह से इन तक कैमरा टीम ना पहुंचे। उस ढंग से उस दिन किसी तरह से न्यूज़ लॉन्ड्री के रिपोर्टर ने उनसे बात कर ली थी। अब एक बार पहले इसका पूरा बयान सुनिए और उसके बाद कि आखिर क्या छुपाया जा रहा है।
आखिर आज ही समाजवादी पार्टी के अगर सांसद या विधायक या नेता या उनके प्रतिनिधि नुमाइंदे अगर जाना चाह रहे हैं संभल, उनको क्या दिक्कत है जाने में? क्या छुपाया जा रहा है? क्यों पुलिस इस तरह से वहां ऐसे घेराबंदी करके रख रही है कि वहां का सच बाहर ना पाए? फिर भी ऐसे रिपोर्टर जाकर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करके कुछ वहां का सच लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरा सुनिए अजीम ने क्या कहा, गौर से। वो कह रहे थे तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी। बोलो बोलो। कोई नहीं, बोलो बोलो, अरे बोलो। वो ये कह रहे थे वहां पर लेट के कि तुम्हारा बचने का एक ही चांस है। क्या पहले तो कह रहे हैं बेटा तुम 10 आदमियों को नाम सोच लो। जब हम सर अकेले गए तो 10 आदमी को नाम कहाँ से सोचे? जब यहाँ करके रहने वाले है नहीं, हम तो कहाँ से सोचे नाम? कहाँ के रहने वाले? तलवार समाजपुर के। कितने लोग संभल से? संभल से तो 20 किलो 25 होगा। तो यहाँ क्या कर रहे थे उस दिन? यहाँ पे जी मजदूरी कराए हम यहाँ पे। काम करने आए हैं, काम तो हमसे बोलेगा, मैंने कहा सर हमें क्या करना पड़ेगा? आप जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार है। तो कह रहे हैं देखो बेटा बात ऐसी है, तुम्हें तहरीर देनी पड़ेगी झूठी। क्या करना पड़ेगा? तो बोले हम सर तुमसे लिखवाएंगे कि वहाँ हम गए काम से, वहाँ पुलिस फायरिंग कर रही थी और पब्लिक पत्थर बरसा रही थी। तो वो वहाँ पर पब्लिक के पत्थर लग गया। अजीम ने साफ साफ कैमरे पर कहा है कि पुलिस ने उसे कहा कि तुम्हें झूठी तहरीर देनी पड़ेगी और उसके बाद हम तुमसे लिखवाएंगे कि तुम तहरीर में क्या लिखो। अब अगर अजीम ये सही कह रहा है तो इसकी जांच कौन करेगा? हालांकि यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं, 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, लेकिन उसके बाद भी अगर अजीम तक मीडिया के लोग नहीं पहुंचे होते तो क्या अजीम जो ये बोल रहा है उसका बयान बाहर आता? अजीम के साथ ही अस्पताल में एक और शख्स भर्ती है, एक युवा जिसका नाम है हसन। हसन ने भी न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर से कैमरे पर बात की और न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर अवधेश कुमार ने मुझे बताया, मैंने खुद फोन किया कि किस तरह से वहां पुलिस मुस्तैद है और बहुत मुश्किल से किसी ढंग से मोबाइल पर बात करने के लिए वहां जा पाए और ये लड़के डरे हुए थे और बहुत मुश्किल से बात कर पाए। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो के वायरल होने के बाद वहां पुलिस की मुस्तैदी बढ़ गई और अब जो जानकारी आ रही है कि उन्हें मुरादाबाद के मेडिकल कॉलेज जो TMU है वहां शिफ्ट किया गया। अब इसमें यह भी है कि इनको जख्म है, इनका मुकम्मल इलाज किया जाना चाहिए, ऑपरेशन की भी जरूरत है, शायद उसमें भी देर हो रही है। जो आ रही है जानकारी हसन के बारे में, जो दूसरा लड़का है हसन, उसकी बहन का एक बयान भी मैं आज तक पर देख रहा हूं जिसमें हसन की बहन ने भी आरोप लगाया है कि पुलिस हम पर 10 संदिग्धों के नाम लेने का दबाव बना रही है। यह हसन की बहन ने भी कहा। इसका मतलब क्या, पुलिस जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है, जो घायल हैं या जो पुलिस की गिरफ्त में हैं, उनको दबाव बनाकर पुलिस और लोगों का नाम दर्ज करवा रही है क्या? कि अपनी तरफ से आप गलत तहरीर दो, झूठी तहरीर दो और कुछ लोगों के बयान दो, और ये कर रही है पुलिस। तो क्या मकसद है आप समझ सकते हैं। तो एक पहले आप जरा हसन का भी बयान सुनिए न्यूज लॉन्ड्री के हवाले से। छोटे भाई को देखने गया था, जिस दिन पथराव हो रहा था उसी दिन दिल्ली से आया हूँ मैं। मेरे पापा का इंतकाल हो गया था, फातिहा थी पापा की, तो इसलिए दिल्ली से आया था मैं। छोटा भाई घर पे था नहीं, तो मम्मी ने बोला वहाँ होएगा, वहाँ देख कर आओ। तो वहाँ गया, भीड़ में धक्के हो गया। जो क्या हुआ आपको? गोली लगी? जी फायर पर गोली लगी? बाहू में, भीड़ में था, पता नहीं किधर से लगी, कहाँ से लगी। बस मैं वहाँ से जा रहा था, भाई को देखकर 2 मिनट के अंदर इतना सब कुछ हो गया। हसन ने कहा न्यूज लॉन्ड्री के कैमरे पर कि मैं छोटे भाई को देखने गया था जिस दिन पथराव हुआ, जो आपने सुना, और पिता की मौत के बाद फातिहा के लिए उसी दिन दिल्ली आया था और घर पर भाई नहीं था, तो मम्मी के कहने पर वहाँ चला गया। और ऐसा होता है कि भीड़ में बहुत सारे लोग, कहीं कुछ ऐसी स्थिति तनावपूर्ण होती है तो मोहल्ले के सारे लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। बात यह है कि पुलिस का ये कहना कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चली, गोली आपसी चली, दंगाइयों ने या बलवाइयों ने, उपद्रवियों ने एक दूसरे पर फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग में ये सब हुआ, तो ये क्या है। और हसन के साथ एक और जानकारी आ रही है कि हसन के पैर में, ऐसा उसके परिजनों का कहना है कि उसके पैर में गोली लगी है और उसके हाथ में गोली लगी है और उसके ऑपरेशन की ज़रूरत है। और अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो उसका हाथ
बेकार हो जाएगा। ये भी उसके परिजनों का कहना है कि जल्दी ऑपरेट नहीं किया गया तो उसका हाथ बेकार हो जाएगा, हाथ की नस कट गई है, लेकिन पुलिस किसी से मिलने नहीं दे रही है। बहुत मुश्किल से खाना देने वक्त उसके परिजन मिल पाते हैं, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद सख्ती और बढ़ गई है। तो इसके पीछे पुलिस का मकसद क्या? देखिए, जब तक पूरी जांच, चार्जशीट और अदालती कार्रवाई ना हो जाए तब तक कोई गुनहगार तय नहीं हो जाए, और जब तक उसे सजा ना हो जाए तब तक वो आरोपी है। और पुलिस कैसे ऐसे मामलों में जहां मुस्लिम है अगर आरोपी, तो पुलिस का क्या रवैया होता है, और अगर किसी मुसलमान को फंसाना होता है किसी मामले में तो यूपी पुलिस का क्या रवैया होता है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं। हजारों कहानियां हैं बीते 10 सालों की। लेकिन हसन के केस में अगर उसे लगता है कि हसन हर अपराधी का भी, अगर वो अपराधी है तो उसका भी कुछ मानवाधिकार होता है, उसका भी मानवाधिकार उसे इलाज की अनुमति देता है, और यह सरकार और सिस्टम और पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसे मुकम्मल इलाज मिले। हसन के मामले में मैं देख रहा हूं, जो आज तक की खबर है, अमित भारद्वाज ने हसन और अजीम के मामले में, जिसमें उन्होंने कहा परिवार, हसन के परिवार का दावा है, जैसा मैंने कहा कि पुलिस 10 संदिग्धों का नाम लेने का दबाव बना रही है। परिजनों के मुताबिक हसन के हाथ में गोली लगी है। हसन की बहन आशिया ने कहा कि हम पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मेरे पिता की नवंबर में मौत हो गई थी और भाई हसन को हिरासत में रखा गया है। डॉक्टरों ने कहा कि उनके हाथ की सर्जरी की ज़रूरत है, नहीं तो हाथ काम करना बंद कर देगा। उसे पहले संभल ले जाया गया, बाद में मुरादाबाद रेफर कर दिया गया। संभल में हसन, अजीम और वसीम संभल में जो हिंसा में जो घायल हुए, अब टीएमयू हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अजीम के पिता ने कहा कि मेरे बेटे को पैलेट लगी है, वो हिरासत में है। अजीम अपनी मौसी से मिलने गया था जो मस्जिद के पास रहती है। खलील ने बताया उन्हें अपने बेटे अजीम को खोजने के लिए 20 नवंबर को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाना। हसन और अजीम की ये कहानी अगर न्यूज़ लॉन्ड्री की कैमरा टीम या रिपोर्टर वहाँ नहीं पहुँचे होते संभल में तो शायद आई भी नहीं होती, पता भी नहीं चलता। मुरादाबाद के कमिश्नर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने हाजिर होकर अपनी तरफ से लगातार ये बयान दे रहे हैं कि जो कुछ हुआ पत्थरबाजों ने किया, दंगाइयों ने किया, उन्होंने सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने जो कुछ कार्रवाई की। लेकिन कोई पुलिस वाला ऑन रिकॉर्ड ये कहने को तैयार नहीं है कि पुलिस की तरफ से फायरिंग में 4 मरे, और जो मरे उनके बारे में दिलचस्प जानकारी आई, एकदम विचित्र किंतु सत्य, यकीन से परे। जो 4 दिन पहले खबर आई थी कि जो पुलिस की फायरिंग में जो उनके परिजनों का या पॉलिटिकल जितने लोग हैं उनका दावा है कि जो 4 लोग मरे, फायरिंग हुई, फायरिंग के शिकार होकर मरे, जिन 4 लोगों की मौत हुई गोली चलने से, गोली लगने से, उनके किसी के शरीर में बुलेट नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट विचित्र किंतु सत्य टाइप का, 4 युवकों के सीने में गोली लगी, पीठ से आर पार हो गई। और उसके बाद यह दावा किया गया कि कमिश्नर के द्वारा, कमिश्नर की तरफ से, कि हिंसा में जो 4 युवक मारे गए थे पुलिस की गोली से नहीं, देशी तमंचे से उनकी मौत हुई। और अगर पुलिस ने कोई गोली ही नहीं चलाई, अगर पुलिस की तरफ से कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर पुलिस रोकथाम क्यों कर रही है वहां लोगों को जाने से? पुलिस को दिक्कत क्या है अगर पॉलिटिकल लोग भी जाना चाहते हैं, जो आज रोकने की कोशिश हुई? और अगर ये अजीम और हसन ये कह रहा है कि पुलिस उस पर दबाव बना रही है कि 10-10 के नाम ले, तो इसका क्या मतलब है? आज चूंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं को वहां जाने से रोक दिया गया, तो अखिलेश यादव ने भी एक बयान दिया। पहले अखिलेश यादव का बयान सुनिए, फिर बहुत सारे लोगों ने याचिकाएं दायर की है, क्योंकि भरोसा अब अदालत से ही है। सुप्रीम कोर्ट हो चाहे प्रयागराज हाई कोर्ट हो, जहां याचिकाएं दायर की गई हैं कि संभल मामले में जो पुलिस ने की है कार्रवाई, या जिस तरह से पुलिस की फायरिंग हुई, जो पुलिस का एक्शन हुआ, उसमें मौतें हुई, उसकी मुकम्मल जांच हो। और उसके वीडियो उस समय भी आए थे जब पुलिस गोली चलाओ जैसी बातें पुलिस वाले वर्दी में कर रहे थे, और फायरिंग की तस्वीरें भी, वो कई बार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए जरा। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाना था। हम सब लोग शांति के पक्ष में हैं, वहाँ शांति हो, लोगों को न्याय मिले, और न्याय मिलना जरूरी है। लोग और जो प्रशासन बातें समय समय पे कह रहा है, वो सरकार के इशारे पे कह रहा है। जिसने इतना प्रतिबंध लगाया, ये प्रतिबंध और इतनी तैयारी फोर्स की अगर पहले होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। लोगों को न्याय का भरोसा दिलाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। न्याय और लोगों को न्याय मिलेगा, इसके लिए प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। लेकिन जो कुछ संभल में हुआ है, पहले दिन जब सर्वे हुआ
किसी को आपत्ति नहीं थी, सभी लोगों ने मिलकर के सर्वे कराया। आखिरकार दोबारा सर्वे क्यों करने का मन बनाया प्रशासन ने, दोबारा बनाया। और जब जा रहा था सर्वे की टीम में तो बीजेपी के कार्यकर्ता क्यों गए? ये पूरा का पूरा प्रशासन और सरकार का कराया हुआ झगड़ा है। अन्याय अगर किसी ने किया है तो सरकार और प्रशासन ने मिलकर किया है। उन्हें न्याय मिले, वहां के लोगों का न्याय मिले, शांति हो, और शांति बीजेपी कभी पसंद नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर, यूपी के पुलिस वालों पर, मुरादाबाद पुलिस पर, संभल पुलिस पर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने वहां गलत ढंग से कार्रवाई की है, फायरिंग की है, बर्बरता की है, उसकी जांच होनी चाहिए। आज भी अखिलेश यादव ने हसन और अजीम की तस्वीरें वीडियो ट्वीट करते हुए भी लिखा कि राष्ट्रपति जी को उन्होंने एड्रेस करते हुए लिखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त अन्य किसी से भी इंसाफ की उम्मीद नहीं है। वीडियो का संज्ञान लेते हुए तुरंत देश की एकता और शांति के दुश्मनों को उनकी सही जगह पहुंचाई जाए, क्योंकि यही आरोप है पुलिस पर। और जिस ढंग से वहां हुआ, संभल में जिस ढंग से आनन फानन में एक ही दिन में याचिका दायर होना सर्वे के लिए, उसके बाद 2 घंटे के अंदर अनुमति मिल जाना, 4 घंटे 5 घंटे में सर्वे टीम का पहुंच जाना, और 19 तारीख को सर्वे होने के बाद फिर 24 तारीख को सुबह सर्वे के लिए टीम का पहुंचना, और उस भीड़ के साथ अलग अलग जगहों से होते हुए आना जाना, और उसमें जय श्री राम के नारे लगना, उत्तेजना पैदा करना, वो सारी तस्वीरें आप देख चुके हैं। अब जो बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई पुलिस के रवैये पर, उत्तर प्रदेश के पुलिस के रवैये पर मैं कहूँ उससे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले कह चुका है। हालांकि वो एक उत्तर प्रदेश के एक आरोपी गैंगस्टर, जिनके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनके बयान के उनकी याचिका के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब वो जमानत याचिका या उनकी गिरफ्तारी की आशंका के लिए वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पुलिस के लिए इतनी बड़ी बात कही जो अपने आप में तमाचा नहीं, अपने आप में बहुत शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए चुल्लू भर डूब मरने की बात है कि यूपी पुलिस को अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि यूपी पुलिस पावर का आनंद ले रही है, अगर दुबे को छुआ तो इतना सख्त आदेश देंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। डीजीपी के लिए कहा था सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले। और उत्तर प्रदेश की पुलिस पर बीते 7 सालों में, खास करके योगी राज में, इतने आरोप हैं एनकाउंटर के, फेक इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर, उस पर अगर कोई रिसर्च करे तो हजारों पन्ने दर्ज हैं गूगल में, और उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाए तो ऐसे 50 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो गवाह होंगे, जो विक्टिम होंगे, जो पीड़ित होंगे, जो बताएंगे पुलिस की बर्बरता के कैसे शिकार हुए। अब इस मामले में, संभल के मामले में याचिकाएं जो दायर हुई है, एक याचिका दायर हुई है कि एसआईटी जांच या सीबीआई की जांच की मांग की गई है। इसके अलावा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की गई है। एक याचिका में सीधे तौर पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। कहा गया गोली चलाने का आदेश देने वाले अफसरों पर एफआईआर का आदेश हो। इसी प्रकार मांग की गई संभल में पुलिस ने बर्बर रुख अपनाया, पुलिस की गोली से मौतें हुई, इसकी जांच के लिए एसआईटी बने। और सुप्रीम कोर्ट की शरण में भी या सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करने के लिए कुछ संगठन आगे आए हैं। एक याचिका एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई है। इसमें भी पुलिस पर अत्याचार के आरोप हैं और मुस्लिमों पर ज़्यादा कार्रवाई का दावा है। इस याचिका में मांग की गई है कि संभल और किसी अन्य क्षेत्र में जहां हिंसा हुई थी, मृत्यु के कारण और मौतों की संख्या पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दे, मतलब हाईकोर्ट निर्देश दे। उसके बाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और उनके साथ साथ प्राथमिकी और कानून के साथ कानूनी स्थिति के साथ एक रिपोर्ट मांगे अदालत, जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद व्यापक हिंसा के संबंध में पुलिस या राज्य के पदाधिकारियों द्वारा अपराधों और अत्याचारों पर आरोप लगाने वाली सभी शिकायतें तुरंत दर्ज की जाए, एक स्वतंत्र जांच एजेंसी गठित कीजिए। ऐसे बहुत सारी मांग उन्होंने की है जो पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ जांच की मांग है। उसी में मांग की है नईम गाजी, मोहम्मद बिलाल, रुमान खान, मोहम्मद अयान और मोहम्मद कैफ नामक 5 लोगों की नृशंस हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ इस कोर्ट या अन्य सक्षम एजेंसी की देखरेख में एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच का निर्देश दें। ये इस तरह से कई मांगे। बहरहाल तो ये याचिकाएं दायर हुई। अब ये देखना है कि कोर्ट का रवैया, चाहे प्रयागराज हाई कोर्ट हो या कल को अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है, कोर्ट का रवैया क्या हो। लेकिन ये वीडियो वायरल होना
और उस लड़के का बयान आना। अब इससे एक चिंता भी है। चिंता यह है कि 3 दिन पहले शायद मंगलवार को या बुधवार को न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर ने इन दोनों लड़कों से संभल में बात की। अब जैसा कि मैंने कहा, अब उन्हें मुरादाबाद शिफ्ट किया गया है। अब पुलिस का दबाव उस पर अलग से भी हो सकता है। पुलिस उसको किस तरह से टॉर्चर कर सकती है, क्योंकि उन लड़कों ने न्यूज लॉन्ड्री के रिपोर्टर को यह भी बताया कि पुलिस उन्हें बहुत टॉर्चर कर रही है। अस्पताल में जिस बेड पर रखा गया था, 2 फीट या 1.5 फीट की जंजीर उसके पैरों में बेड़ी लगी थी, कहीं हिलडुल नहीं सकता है। पुलिस की लगातार मुस्तैदी है और अब यह बयान उसका जारी होना वो उन 2 लड़कों के लिए और एक ऐसी स्थिति पैदा करना है, या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि पुलिस उन पर किसी और किस्म का दबाव या किसी और किस्म का टॉर्चर कर सकती है। इसलिए इस वक्त पर ऐसे मामले में हम सब उम्मीद करेंगे कि इन याचिकाओं पर हाईकोर्ट, प्रयागराज हाईकोर्ट विचार करे और जल्द हाईकोर्ट की निगरानी में, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच हो, जिससे पता चले कि मुरादाबाद पुलिस ने फायरिंग की तो पुलिस की फायरिंग से जो 5 लोग मरे उसमें पुलिस की फायरिंग से मरे, या पुलिस अगर कह रही है कि वो अज्ञात लोगों की फायरिंग से मरे, तो ये दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब हाईकोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में कोई जांच हो। वरना सरकारें या सरकार की तरफ से जो जांच एजेंसियां अगर जांच करती है उस पर क्या लीपापोती होती है और कैसे लीपापोती करके पूरे मामले को दफन कर दिया जाता है, इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही बात अपने आप में शक पैदा करता है कि 4 लड़कों को गोली लगी और गोली उनके जिस्म से आर पार हो गई, कोई सबूत ही नहीं मिला, मतलब गोली मिली नहीं, तो इस पर कैसे यकीन करें। चलिए, बहरहाल देखते हैं कि अब अदालत के दरवाजे तक ये लोग पहुंचे हैं। अदालत क्या इसमें याचिका स्वीकार करती है, अदालत क्या निर्देश देती है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और जिस तरह से देश में एक माहौल बना है, संभल से लेकर अजमेर दरगाह तक, आज खबर आई एक और पुराना 2 साल पुराना मामला था कहीं मस्जिद को लेकर, उस मामले में भी कोर्ट में याचिका है या सुनवाई चल रही है, उसमें भी कुछ नए बवाल की गुंजाइश है और आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस ढंग से दखल दिया है कल, उससे थोड़ी उम्मीद तो है। अब हाईकोर्ट में 3 दिन के भीतर संभल के जो लोग हैं जामा मस्जिद के पक्षकार, उनकी तरफ से हाईकोर्ट में याचिका जाएगी या हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उसके बाद हाईकोर्ट का क्या रुख होता है इस पर नज़र होगी। लेकिन स्थितियां ऐसी ज़रूर हैं कि आने वाले दिनों में ऐसी तनावपूर्ण घटनाएं किस शहर में हो जाए, उसके बारे में अभी हम आकलन भी नहीं कर सकते। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।